सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 12 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल को घुटने टेकने पड़े, गजा की तबाही के खामियाजे के तौर पर अरबों रुपए देगा नेतन्याहू। किस अरब मुल्क ने किया असली खेल, बताएंगे खबर आपको। दुनिया भर में इसराइली फिगर्स की घेराबंदी शुरू, क्या पहली बार सीधा सैंक्शन लगेगा? हमास को निहत्था करने की जिद और फ्रीज की बात से तिलमिलाया इसराइल, क्या आने वाला है कोई बड़ा मोड़? एमनेस्टी की रिपोर्ट को हमास ने फाड़कर फेंका, कौन सा नैरेटिव अपनाने का लगाया इल्जाम? गजा पर तूफान बायरॉन का कहर, यूएन ने क्या वार्निंग जारी की? सूडानी आर्मी और आरएसएफ के लीडर्स कहां करने जा रहे मीटिंग, क्या सच में सीज फायर की खिड़की खुलने वाली है? मिस्र जाने की प्लानिंग कर रहा बेंजामिन नेतन्याहू, एक बड़ी डील के पीछे आखिर क्या छुपा है एजेंडा? कुवैत में सिटीजनशिप क्रैकडाउन की बदनुमा कहानी, 50,000 लोगों से नागरिकता छीनी, क्या है असली खेल? और ईरान लेबनान के रिश्तों में नया चैप्टर, मगर रज्जी का अचानक इनकार क्यों? शुरुआत करते हैं इस शो की और काफी अहम खबरें हैं और बहुत अहम खबरें हैं, लेकिन शुरुआत अच्छी खबर से। आखिरकार इसराइल को घुटने टेकने पड़े हैं और 2 साल तक गजा को मलबे में बदलने वाले अब उसी मलबे की कीमत भरने पर मजबूर हो गए हैं। नेतन्याहू के लिए आज का दिन बेहद बुरा है। हक के आगे बातिल झुक गया है। दुनिया भर से बढ़ते प्रेशर, खासकर अमेरिका की सीधी वार्निंग के बाद इसराइल ने फिलहाल के लिए गजा की रिकंस्ट्रक्शन यानी तामीर का पैसा देने पर हामी भर दी है। इसराइली वेबसाइट वाईनेट के हवाले से 12 दिसंबर को यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई और ये बात खुद इसराइली डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने कबूल की है। गजा में इस वक्त 68 मिलियन टन मलबा पड़ा है, 70 नहीं, 68 मिलियन टन। द टाइम्स ऑफ इसराइल, द जेरूसलम पोस्ट, इन दोनों बड़े इसराइली अखबारों ने भी आज इस खबर को छापा है और लिखा है कि 2 साल की नॉन स्टॉप जंग में इसराइल ने गजा के शहरों को जिस मलबे में तब्दील किया था, अब उसी मलबे को हटाने के लिए उसे अपना खजाना खोलना पड़ेगा और ये काम अरबों डॉलर का है। आप मेनली द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन पर नजर डालें ना, तो सारा खेल समझ में आ रहा है। राजी होना पड़ा है। और सबसे दिलचस्प बात, किस अरब मुल्क ने ये नौबत ला दी है नेतन्याहू पर? कतर। वो पहले ही साफ बोल चुका है, हम गजा की तामीर के लिए चेक नहीं काटेंगे, ना हम कोई पैसा देंगे। हमने 2 दिन पहले ही दोस्तों आपको बता दिया था कि कतर ने कहा है कि जिसने गजा को तबाह किया है वही उसका हर्जाना भी भरेगा, वही तामीर कराएगा, वही मलबा साफ करेगा। यानी कुछ भी कहें, मगर एक अरब मुल्क कतर ने अमेरिका से बात करके मगरूर बेंजामिन नेतन्याहू को झुका दिया है। दोहा फोरम में कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद की एक लाइन ने इसराइल की पूरी स्ट्रेटजी को उल्टा लटका दिया है। अब अमेरिकन प्रेशर अलग से पड़ रहा है और कतर का गजा को तामीर करने के लिए पैसा देने का इनकार अलग सामने आ चुका है और इधर गजा का मलबा सिर पर लटका हुआ था। तो नेतन्याहू के पास बचा ही क्या था? उसी मलबे की सफाई का बिल भरने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। व्हाइट हाउस ये सब बैकडोर से सेट कर रहा है क्योंकि गजा सीज फायर के फेज 2 की तैयारी भी चल रही है। इधर कल ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2026 की शुरुआत में वो गजा के बोर्ड ऑफ पीस के मेंबरों की लिस्ट अनाउंस करेंगे। जब मेंबर्स की लिस्ट अनाउंस होगी, इसका मतलब है कि फेज 2 के लिए काम तेजी से चल रहा है, तभी तो ये बोर्ड आकर इंप्लीमेंटेशन करेगा। एक्सियोस भी रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिका की बड़ी वेबसाइट्स में शुमार है एक्सियोस। उसने भी रिपोर्ट की है कि अगले 3 हफ्तों में यूएस बैक्ड गजा पीस प्लान का फेज 2 सामने आने वाला है। लेकिन दिसंबर की सबसे बड़ी लाइन यही है कि गजा को तबाह करने वाला अब अपने हाथों से उसी तबाही के निशान साफ करेगा और ये तो बस शुरुआत है। आगे ये कहानी नेतन्याहू को वहीं ले जाकर खड़ा कर रही है कि रिकंस्ट्रक्शन यानी तामीर का असली बिल भी इसराइल को ही भरना पड़े। तो आज वो लोग खुशी मना सकते हैं आप में से जो गजा को फिर से इंसानों के लायक दोबारा खड़े होते हुए देखना चाहते थे। आखिर में एक बात कहूंगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दोस्तों, गजा में जो 10 अक्टूबर को सीज फायर लागू हुआ है ना, उसके बाद ये सबसे बड़ी खबर है।
सीज फायर अपने आप में एक बड़ी खबर थी, लेकिन इस खबर का पैमाना उस सीज फायर से भी बड़ा है। समझिए ना किसे झुकना पड़ा है, एक मगरूर शख्सियत को। अब दूसरी खबर सुनिए। गजा को खंडहर बनाने वाले लोगों के लिए अब दूसरे मुल्कों में भी जमीन तंग होने लगी है। इसराइलियों की घेराबंदी शुरू हो चुकी है और ये इसराइल के लिए किसी बुरी खबर, बुरे ख्वाब से कम नहीं। यूके यानी कि बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन पर यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो उन इसराइली शख्सियतों यानी उन फिगर्स और उनकी कंपनियों पर फौरन टारगेटेड पाबंदियां लगाएं जो गजा की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर तबाह करने में शामिल रहे हैं। एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स गठबंधन है, अलायंस है, जिसका नाम है ग्लोबल सैंक्शंस कोएलिशन यानी GSC। उसने एक 50 पन्नों की रिपोर्ट तीनों सरकारों को, या यूं कहें 2 सरकारों और EU को सौंपी है। इस फाइल में 3 इसराइली इंडिविजुअल्स और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ सबूत दिए गए हैं बाकायदा। GSC में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जस्टिस फॉर पैलेस्टाइन यानी ICJP जैसी अहम ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं और उन्होंने ये रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स डे पर जमा कराई ताकि दुनिया साफ देख सके कि गजा में जो बर्बादी हुई उसे कोलैटरल डैमेज कहकर अब छुपाया नहीं जा सकता। जंग है जी, जंग में डैमेज हो जाता है, कोलैटरल डैमेज है जी। रिपोर्ट ये कहती है कि गजा की सड़कों, घरों, अस्पतालों, बिजली पानी की लाइनों को सिस्टमैटिक तरीके से जानबूझकर मिटाया गया और ये सब सिर्फ लड़ाई के दौरान हुआ नुकसान नहीं बल्कि जानबूझकर मचाई गई तबाही है। लोग कह दें कि जंग के दौरान नुकसान हो जाते हैं, वो नहीं है। ये टारगेट करके तबाही मचाई गई। अब सवाल यह है कि क्या यूके, कनाडा और EU इस कदम को उठाएंगे? अगर उठाते हैं तो यह पहला मौका होगा जब कोई मुल्क गजा की तबाही से जुड़े इसराइली फिगर्स पर सीधे इंटरनेशनल सैंक्शन लगाएंगे। इसराइल के लिए यह सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं बल्कि कानूनी और इकोनॉमिक घेराबंदी की शुरुआत है। आगे आगे देखिए, आगे आगे देखिए। हर कमाल बाजबाल, जो आज कमाल है कल उसका जबाल है, तय है, लिख कर रखिए। हमास के सरेंडर की जिद पर इसराइल अड़ा हुआ है। US स्पॉन्सर्ड गजा प्लान पर चल रही रस्साकशी के बीच इसराइल ने साफ साफ बोल दिया है कि हमास आखिर में पूरी तरह डिसआर्म होगा, चाहे वो किसी फ्रीज की बात क्यों ना करे। फ्रीज मतलब हमास ने कहा वो अपने हथियार फ्रीज कर देंगे, कोई गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हथियार छोड़ेंगे नहीं। इधर हमास के सीनियर लीडर हैं खालिद मशअल, उन्होंने कल ही कतरी चैनल पर कहा था कि हमास हथियारों पर फ्रीज जैसी बात सोच सकता है, लेकिन टोटल डिसआर्म की शर्त यानी पूरी तरह निहत्था होने की शर्त जो ट्रंप प्लान में रखी गई है उसे वो नहीं मानेंगे। यानी एक तरफ हमास हथियार रखने की लाइन खींच रहा है और दूसरी तरफ इसराइल कह रहा है कोई फ्रीज नहीं और हमास को अपने हथियार जमीन में गाड़ने पड़ेंगे। फिलहाल ये वो सबसे बड़ा पॉइंट है जो हर पल किसी बड़ी टेंशन के और ज्यादा बड़े हो जाने का अलार्म देता रहता है। बढ़ते आगे। हमास ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे झूठ, प्रोपेगेंडा और इसराइल की लाइन दोहराने वाला दस्तावेज बताया है। दरअसल कल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमास और दूसरे फ़लस्तीनी ग्रुप्स ने 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के दौरान भी और उसके बाद भी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के खिलाफ जुर्म अंजाम दिए। इसी पर हमास ने सख्त बयान जारी किया है। हमास का कहना है कि रिपोर्ट में, एमनेस्टी की रिपोर्ट में जो बातें दोहराई गई हैं जैसे रेप, सेक्सुअल वायलेंस और कैदियों के साथ गलत बर्ताव, ये सब इसराइली सरकार की वही पुरानी झूठी कहानियां हैं। हमास ने इल्ज़ाम लगाया कि एमनेस्टी ने इसराइल के नैरेटिव को जस का तस उठा लिया है। इससे साफ दिखता है कि इस रिपोर्ट का असली मकसद रेजिस्टेंस को बदनाम करना और भड़काऊ माहौल बनाना है, यह हमास ने कहा है। हमास ने यह भी कहा कि हम इस फ्लॉड और अनप्रोफेशनल रिपोर्ट को वापस लेने की मांग करते हैं। हमास ने आगे कहा कि असली मुजरिम ज़ायनी हुकूमत है और गजा में 2 साल से जारी तबाही, हजारों लोगों की शहादत और लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जिम्मेदार भी वही है। आगे बढ़ते हैं। गजा की तबाही से गुजर रहे लोगों पर मौसम ने नया जुल्म डाल दिया है और ये सर्दी, तूफान और बारिश उनकी पहले से बर्बाद जिंदगी को और तोड़ रही है। UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लाज़रनी ने ये कहा है कि जो लोग पहले ही सब कुछ खो चुके हैं, जिन्हें हर चीज की जरूरत है, उन पर अब दर्द की एक और परत चढ़ गई है।
बायरॉन नाम का समुद्री तूफान जो इस वक्त कई मुल्कों को हिट कर रहा है, वो गजा में टेंट, शेल्टर्स और टूटे शहरों पर कहर बनकर उतरा है। लाजरीनी ने बताया कि बारिश ने टेंटों में रह रहे बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलें और बढ़ा दी। कई कैंप्स में पानी भर गया। ठंड, गीलापन और गंदगी से नई हेल्थ थ्रेट्स पैदा हो रही हैं। जो कुछ नया बनाया था वो भी हवा और बारिश बर्बाद कर रहे हैं। UNRWA का कहना है कि गजा में लाखों लोग पहले से ही बेघरी यानी डिस्प्लेसमेंट, बीमारी और भूख से लड़ रहे हैं और अब बायरॉन तूफान ने उनकी मुसीबत को दोगुना कर दिया है। सूडानी आर्मी और RSF UN की छतरी के नीचे मीटिंग करने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या सूडान में सीजफायर की राह निकल सकती है? खबर समझते हैं। UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि सूडान में RSF ने जुल्म और बर्बरियत के वाक़े अंजाम दिए हैं और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस को दोनों लड़ रही ताकतों को जिनेवा बुलाना पड़ रहा है बातचीत के लिए। एंटोनियो गुटेरेस ने बताया कि UN का इस वक्त तमाम सूडानी पार्टी से बात कर रहा है। उन्होंने कंफर्म किया कि सूडान आर्मी और RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ये दोनों पार्टीज UN के अफसरों के साथ जिनेवा में मुलाकात करेंगे। इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन इस मुलाकात की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई। UN चीफ का यह बयान उस वक्त आया है जब सूडान में महीनों से जारी लड़ाई ने शहरों को खंडहर और लाखों लोगों को भूख और बेघरपन की आग में झोंक दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी भी अब ये कह रही है कि RSF के हाथों जुल्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अमन की कोई भी कोशिश दोनों फरीकों को, दोनों पार्टीज को एक मेज पर लाए बिना कामयाब नहीं होगी। अब एक अलग किस्म की खबर है, चौंका भी सकती है। मिस्र जाने की प्लानिंग कर रहा है इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। जी दोस्तों, काहिरा में एक नया गैस डील शो सेट हो रहा है और इस बार खुद बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर पहुंचने की तैयारी में है ताकि मिस्र के साथ अरबों डॉलर की गैस डील पर साइन कर सके। यह उसके लिए पिछले 15 साल में पहली ऑफिशियल स्टेट विजिट होगी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट्स भी इस पूरे प्लान में शामिल हैं। एक अमेरिकी सीनियर सोर्स ने कंफर्म किया है कि इस्राएली अफसर और अमेरिकी डिप्लोमेट्स मिलकर नेतन्याहू की ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं। यानी मैदान पूरा साफ किया जा रहा है ताकि डील बिना किसी रुकावट के हो जाए। खबर यह भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी से तय मानी जा रही है और वो इस विजिट को हिस्टोरिक मोमेंट की तरह पेश करना चाहता है। पहले इसमें एक खबर थी कि शायद सीसी ना मिलें, सीसी के और लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह वहाँ और जो मिनिस्टर्स हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन अब फतेह और सीसी भी मिल सकते हैं, कंफर्म नहीं है। गजा में तबाही, बॉर्डर्स पर टेंशन और इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच इसराइल का मिस्र से गैस डील करना और नेतन्याहू का ऐसे लो टाइम में, ऐसे मुश्किल वक्त में मुल्क से बाहर जाकर अरबों डॉलर की डील साइन करना बहस की वजह बनेगा और अगले कुछ दिनों में इस पर बड़ा शोर भी उठ सकता है इसराइल के अंदर। लेकिन क्या मिस्र के अंदर उठेगा? क्या आप डील कर रहे हैं? असल में मिस्र को बहुत जरूरत है उस गैस की, तो शायद यही कहे कि ठीक है हम ठप कर दे रहे हैं, तुम ही झेलना, पब्लिक से कह दिया जाए। दोस्तों, अब एक अहम खबर है मिडिल ईस्ट से और बेहद अहम है। कुवैत से है ये खबर। कुवैत की हुकूमत तानाशाही की राह पर आगे बढ़ रही है और अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा रही है। सिटीजनशिप यानी नागरिकता खत्म कर दे रही है ऐसे लोगों की जो मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुवैत में सिटीजनशिप छीनने की मुहिम ने हजारों लोगों को रातों रात बेघर, बेनाम और बेहिसाब बना दिया है। सितंबर 2024 से अब तक कम से कम 50,000 लोगों की नेशनलिटी कैंसिल हो चुकी है। कैंपेनर्स कहते हैं कि असल आंकड़ा 2 लाख तक जा सकता है, पर कुवैत की हुकूमत ने 2025 के सितंबर से कोई ऑफिशियल नंबर देना ही बंद कर दिया और इसी खामोशी में सबसे ज्यादा आवाजें दबा दी गई हैं। लगभग 5 मिलियन 50 लाख आबादी वाला कुवैत खाड़ी में थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक चेहरा माना जाता रहा और इसकी वजह थी 1963 से पार्लियामेंट होने का नाम, डिसिडेंट्स को कभी कभार जगह देने का दावा और रीजन की डिप्लोमेटिक तकरारों में मीडिएटर बनने की कोशिश। मगर शेख मिशेल के 2023 में पावर संभालते ही इक्वेशन बदल गई।
क्रैकडाउन सीधा उन लोगों पर पड़ा जिनके पास अपना बचाव दिखाने के लिए कोई कागज नहीं था। विडोज यानी बेवाओं, पुराने बद्दू कबीलों के लोग और वो क्रिटिक्स जो सरकार पर सवाल उठाते थे, इसका सीधा निशाना बने। बहुत सी औरतें जिनके हस्बैंड्स, जिनके मियां पहले ही मारे जा चुके हैं या गायब हैं, अब बेवा होने के बाद ऐसी औरतें बिना मुल्क की भी हो गई हैं। अब उनका कोई मुल्क नहीं, सिटीजनशिप छिन गई। ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, अब वो पैसा नहीं निकाल सकते। नौकरी खत्म कर दी गई है, जरिया खत्म, बच्चों की स्कूलिंग अटक गई और पहचान का एक भी प्रूफ अब नहीं बचा। वो कुवैत में ही रहेंगे, निकाला नहीं जा रहा है, बस अब वो सिटीजन नहीं है। कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कारोबार कर सकते हैं नहीं, पता नहीं, क्योंकि उसके लिए भी प्रूफ चाहिए होते हैं। कुवैत कभी अपने पड़ोसियों से भागकर आने वाले डिसिडेंट्स के लिए राहत का कोना माना जाता था, लेकिन अब उसके ही लोगों के लिए वो एक अनजान जगह हो गया है। इसी याद को चीरते हुए मोहम्मद अल मेल, एक इस्लामिक स्कॉलर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कहते हैं 70s में कुवैत मिडिल ईस्ट के ऑप्रेस्ड लोगों के लिए यूरोप से भी ज्यादा करीबी पनाहगाह था। अब अल मेल अब यूके में असाइलम लेकर रहते हैं और इस नए दौर को कुवैत के लिए सबसे घुटन भरा चैप्टर बताते हैं। दोस्तों, कुवैत में आज हालत यह है कि क्रिटिक्स यानी आलोचक एग्जाइल में हैं, जिला वतन हैं, हजारों फैमिलीज आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं, उनकी कोई शिनाख्ती कार्ड ही नहीं है, कोई शिनाख्त नहीं, कोई पहचान नहीं है। और कुवैती सिस्टम में नेशनलिटी सिर्फ सिटीजनशिप नहीं बल्कि एक हथियार के जैसे इस्तेमाल होती दिख रही है। न जाने दुनिया की हुकूमतों ने किसी महामानव से क्या सीख लिया है। एक और खबर, लेबनान से रिश्ते गहरे करना चाह रहा है ईरान। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अपने लेबनानी हम मनसब यूसुफ रजी को जवाब देते हुए कहा कि हम भी रिश्तों के नए चैप्टर के लिए तैयार हैं। अरागची ने जुमेरात को एक्स पर पोस्ट करके रजी के न्योते का शुक्रिया अदा किया। हालांकि रजी ईरान आने से इनकार कर चुके थे। अरागची ने यह भी लिखा कि उन्हें ताज्जुब हुआ कि रजी ने ईरान आने के उनके न्योते को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कहा कि दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जिनके बीच भाईचारे और फुल डिप्लोमेटिक रिश्ते हों, उन्हें मिलने के लिए किसी न्यूट्रल जगह की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रजी ने कहा था न्यूट्रल जगह मिलेंगे, ना लेबनान में ना ईरान में। अरागची के मुताबिक रजी की तरफ से इनकार की असली वजह इसराइली ऑक्यूपेशन और सीज फायर वायलेशंस का जारी रहना है, और यही हालात लेबनान के रुख को सख्त बना रहे हैं। ईरान ने दोहराया कि वो लेबनान के साथ रिश्तों में नई शुरुआत चाहता है, लेकिन इसराइल की तरफ से जारी दबाव और जमीन पर हालात बातचीत का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये थी कुछ अहम खबरें जो मैंने आपके सामने बारीकी से रख दी। आज जुमा है और सुबह के लगभग 10 बजने वाले ही हैं। जब तक आप ये बुलेटिन देख रहे होंगे तो और भी खबरें आपको दिन भर कोशिश करेंगे देते रहें। फिलहाल सलामत रहिए, खुश रहिए।